नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बताएंगे 4 बड़ी खबरें विस्तार से। पहली खबर, संसद के शीतकालीन सत्र में एसआईआर के साथ अब संचार साथी ऐप को लेकर भी विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी नेता इसे निजता का हनन बता रहे हैं। केंद्र ने संचार ऐप पर अपनी सफाई भी दे दी है। दूसरी खबर, कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने आज फिर एक साथ में ब्रेकफास्ट किया है। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि हम साथ साथ हैं। तीसरी खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि आज विश्व मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात ध्यान से सुनी जाती है। चौथी और आखिरी खबर में बात बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार की करेंगे, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पटना के महुआ बाग इलाके में बन रहे लालू यादव के बंगले पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों ये सवाल खड़े किए गए हैं, इस बंगले को लेकर क्या विवाद है, ये खबर भी डिटेल से बताएंगे। लेकिन शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संचार साथी ऐप को लेकर संसद में बवाल हो गया है। संचार साथी ऐप को लेकर संसद में विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि ये निजता का हनन है, प्राइवेसी का उल्लंघन है। केंद्र सरकार जासूसी कर रही है। संचार साथी ऐप से केंद्र सरकार लोगों की बातें सुन रही है। हालांकि संचार साथी ऐप पर केंद्र की सफाई आई है। संचार साथी ऐप कंपलसरी नहीं है, सिंधिया ने कहा है। उन्होंने कहा यूजर चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में एसआईआर के साथ साथ अब संचार साथी ऐप को लेकर भी विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विपक्षी नेता इसे निजता का हनन बता रहे हैं। सभी मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग के आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद केंद्र की सफाई सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कंपलसरी नहीं है, चाहे तो यूजर इसे डिलीट भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वो स्मार्टफोन ऐप में सरकारी सेफ्टी ऐप संचार साथी पहले से प्री इंस्टॉल करके इसे बेचें। इसके लिए 90 दिन का समय दिया गया था। इस फैसले का कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है, ये एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सरकार का ताजा आदेश लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल जैसा नजर आता है। स्टॉप एसआईआर और क्या लिखा? रास्ते से स्टॉप वोट चोरी। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। संचार साथी एप्लीकेशन को लेकर बवाल मचा हुआ, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो ऐप क्या है, सरकार का आदेश क्या है और कितना डाउनलोड हो चुका है। आइए जानते हैं। खबर है कि ये एप्लीकेशन 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, यानी कि 5 करोड़ से अधिक यूजर इसके बन चुके हैं, ये दावा किया गया है। इसके साथ ही 7 लाख से ज्यादा फोन ऐप के जरिए अब तक वापस इसके जरिए मिले, यानी कि लोगों को फायदा हुआ है। 7 लाख से ज्यादा फोन, स्मार्टफोन ऐप की मदद से 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी कनेक्शन कट चुके हैं। यह भी एक फायदा हुआ है, लोगों को कहीं ना कहीं सहूलियत मिल रही है। 50,000 चोरी के फोन ऐप की मदद से अक्टूबर महीने में ही रिकवर किए गए हैं। संचार साथी ऐप होने की वजह से 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं। संचार साथी ऐप होने की वजह से डिवाइसेस ब्लॉक कर दिए जाते हैं और ऐप की मदद से 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी कनेक्शन भी काटे जा चुके हैं। यानी आप देखिए कि इसका फायदा हो रहा है लोगों को, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये प्राइवेसी में उल्लंघन है और इससे लोगों की निजता का हनन हो रहा है। तो इसको आप एक्टिवेट करो। अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो।
अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़ एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government... It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. जो दुष्प्रचार के साथी हैं, वो संचार साथी क्या होता है वो समझ नहीं पाएंगे। Those who are champions of misinformation will never understand what is संचार साथी। इसलिए उन दुष्प्रचार के साथियों को हम तथ्य बताएंगे, हमारे तथ्य बताने के बाद भी वो समझ नहीं पाएंगे, मगर जनता जनार्दन तक तथ्य पहुंचाना ये हमारा काम है। मैसेज नहीं सुन सकती, कॉल नहीं सुन सकती, पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं कर सकती है, तो क्या काम है संचार साथी का? ये सब कर नहीं सकती है तो वो क्या करेगी? उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, फ्रॉड को रोकने का है। बातचीत करने के लिए दृष्टि गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। हमारे संवाददाता दृष्टि, ये मैटर कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और फिलहाल विपक्ष का अब क्या तर्क है केंद्रीय संचार मंत्री के जवाब के बाद? देखिए, बिल्कुल, जब शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है संसद का, और देखिए सुबह से ही जहां एसआईआर का विरोध लगातार चल रहा था, उसी में संचार साथी ऐप के बारे में बात सामने आई कि संचार साथी ऐप को लेकर के विपक्ष ने कहा, कांग्रेस के कई नेताओं ने ये कहा कि हमारी निजता का हनन है, इसके द्वारा सरकार हमारी हर कॉल्स पे, हमारी हर बातों पे निगरानी रखना चाहती है और निजता का हनन नहीं होने देंगे हम, और इसको हम बिल्कुल अलग करते हैं और हम इसको बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करेंगे। ये सरकार हम पे एक तरीके से कैमरा लगा के रखती है, जैसे बिग बॉस में उस तरीके से निगरानी रख रही है। इसको शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा, इसको वेणुगोपाल ने भी कहा, इसको कांग्रेस के और अन्य दलों के विपक्ष के सभी लोगों ने इसकी बात उठाई, लेकिन तुरंत ही इस पर सरकार ने बातचीत सामने रखी और संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये संचार साथी ऐप एक साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए है। ये आपकी कॉल नहीं सुन सकता, आपका मैसेज नहीं सुन सकता, कोई चीज रिकॉर्ड नहीं कर सकता, आपके डेटा तक भी इसकी एक्सेस नहीं है। तो इसको लेकर के भ्रामक बातों को फैलाने से अच्छा है कि विपक्ष समझे और अब इसको आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिलीट नहीं हो सकता, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। लगातार एसआईआर का विरोध करते करते लगता है विपक्ष के साथी इस बात अपनी सिक्योरिटी से भी दूर हो गए हैं। संबित पात्रा ने हंसी मजाक में यह भी कहा कि अभी फिलहाल जिन लोगों पे एफआईआर हुई है, शायद वो लोग इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी कॉल से क्या फ्रॉड हुआ है। जिन्होंने हंसी मजाक में एक तरीके से बात कही, लेकिन ये बात सच है कि ये जब आपकी किसी कॉल्स को रीड ही नहीं कर सकता तो फिर संचार साथी ऐप का विरोध करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये सब जनता की एक सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया है। जी विवेक, क्या ये विरोध आगे और बढ़ेगा, इस पर राजनीति और होगी या मामला ठंडा हो जाएगा सरकार के जवाब के बाद? देखिए, बिल्कुल, आज जिस तरीके से सरकार ने इस पर अपने वक्तव्य रखे हैं, जिस तरह संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया है, मुझे लगता है कि आज के बाद से इसका जो विरोध है वो बंद हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए। एसआईआर का मुद्दा बहुत पुराना हो गया है, जो कि नया मुद्दा लगातार बीएलओ की सुसाइड को लेकर के बना हुआ है। संचार साथी ऐप को लेकर के भी विपक्ष सरकार को घेरना चाहती है, तो आज उसका ये मकसद शायद पूरा हो गया होगा, शायद कल से इस पर कोई बातचीत ना हो। जी दृष्टि, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक से बड़ी खबर है। सीएम सिद्धारमैया की डीके शिव कुमार से मुलाकात हुई है। अब बता दें, आज दूसरी बार मिले सीएम और डिप्टी सीएम सिद्धारमैया और शिव कुमार की मुलाकात दूसरी बार हुई है। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।
नाश्ते के बाद उन्होंने कहा कि हमने असेंबली सेशन पर भी चर्चा की, क्योंकि लगातार कर्नाटक से खबर आ रही थी कि रिफ्ट है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच। डीके शिव कुमार अपने विधायकों के साथ कुछ दिन तक दिल्ली में भी थे, ये भी दावा किया गया, और अब कहा जा रहा है कि दोनों के बीच सुलह करा ली गई है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, हम साथ साथ हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने आज फिर से साथ में ब्रेकफास्ट किया। यह 4 दिन में दूसरी बार है जब दोनों की साथ में नाश्ते पर मीटिंग हुई। सिद्धारमैया शिव कुमार के घर पहुंचे, जहां उनका स्वागत डीके शिव कुमार और उनके भाई पूर्व सांसद डीके सुरेश ने किया। इसके बाद तीनों ने साथ बैठकर पारंपरिक नाटी चिकन और इडली का लुत्फ उठाया। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जब मीडिया ने सिद्धारमैया से पूछा कि शिव कुमार को कब सीएम बनाया जाएगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि जब हाईकमान कहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, वो राज्य सरकार को एकजुट होकर चला रहे हैं। दरअसल दोनों नेताओं की कोशिश ये है कि ये मुलाकातें हाईकमान के आदेश के बाद हो रही हैं। पिछले 20 दिन से दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेता को सीएम पद पर देखने की चाहत पेश की है। 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री पद के लिए ढाई साल की डील हुई थी, लेकिन सिद्धारमैया के समर्थक इसे नकारते आए हैं। वहीं पार्टी की तरफ से भी इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। इससे पहले 29 नवंबर को दोनों ने साथ में नाश्ता किया था। इस दौरान शिव कुमार सिद्धारमैया के घर पहुंचे थे। इसके बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसमें दोनों ने सीएम की कुर्सी को लेकर कोई विवाद नहीं होने की बात भी कही थी। Both of us had a breakfast. Myself and DK Shiv Kumar, you have discussed regarding the assembly session which is to be held from 8th of December. So we will discuss in the meeting the issues of the farmers, other people of the state, that we shall, both of us, should listen to the whatever decision taken by the High Command. Whether it is mostly Rahul ji and Sonia ji and Karge ji. अब सिद्धारमैया के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें क्या, उसको जल्दी से जान लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीएस को झूठे आरोप लगाने की आदत है, ये कहना है सिद्धारमैया का। वो कह रहे हैं विपक्ष हमारी संख्या का मुकाबला नहीं कर सकता, हमारे पास 140 हैं, ये एक बेकार की कोशिश है, हम उनके झूठे आरोपों का सामना करेंगे, ये भी सीएम ने दावा किया है। बीजेपी जेडीएस को झूठे आरोप लगाने की आदत पड़ गई है, विपक्ष हमारी संख्या का मुकाबला नहीं कर सकता है, ये दावे सीधा सीधा उनकी तरफ से किएगा। अब डीके शिव कुमार की भी बड़ी बात जान लीजिए। आप सभी के सपोर्ट से हम कांग्रेस सरकार लाए हैं, हम अपने वायदे के मुताबिक काम कर रहे हैं, सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राज्य के लोग अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, ये डीके शिव कुमार ने कहा है। लेकिन फिर वो 2.5 साल वाले फॉर्मूले का क्या हुआ, ये सवाल भी लोग इनसे पूछ रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि हमें लोगों की इच्छाएं पूरी करनी है, इसलिए हम सरकार चला रहे हैं, सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, ये हम काम कर रहे हैं। सीएम ने जो भी कहा है, मैं सीएम के साथ खड़ा हूं। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आलाकमान ने दोनों नेताओं के बीच पैचअप करवा दिया है, डील करवा दी है, और दोनों नेता साथ साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अब कब तक साथ हैं, कब अचानक से साथ ना हो, फिर अचानक से क्या हो जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डीके शिव कुमार लगातार मसल फ्लेक्स तो कर ही रहे हैं, और 20 दिन के मान मनोवल के बाद माने। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी नैना इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। नैना, ऐसा लग रहा है कि आला कमान ने पैचअप करवा दिया है, लेकिन क्या मतभेद तो खत्म कर लिए गए, मनभेद खत्म हो गया है? यही सबसे बड़ी बात है एक तरह से विवेक, जिस तरह से ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स चल रही है और उसमें एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है ऑल इज वेल, लेकिन असल में ये ऑल इज वेल है या नहीं, ये वाकई में सोचने वाली बात है। हालांकि एक बड़ी पिक्चर पेश करने की कोशिश की जाती है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि कर्नाटक में आने वाला विधानसभा का जो सत्र है, और उसके पहले बीजेपी और जेडीएस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी है। अब उसके पहले एक बड़ी कवायद, बड़ी
बड़ी एक तैयारी यही और पेश करने की कोशिश की जा रही है कि दोनों ही नेता, चाहे बात डीके शिव कुमार हो या सिद्धारमैया, उन सबके बीच में बिल्कुल सामंजस्य है। और यही हमने देखा था कि जब मुलाकात हुई तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आए, और उसमें कई बार बातों ही बातों में यह भी कहा गया कि भाई जो भी आला कमान तय करेगा हम उसके साथ में हैं, और जो मौजूदा भी सरकार है उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी स्थिति है बस जनता का काम होना चाहिए, जनता की। और हमें याद रखना चाहिए कुछ समय पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी बाकायदा इसी तरह का बयान दिया गया था कि जिस तरह से वहां पर विपक्ष सवाल खड़े करता है, बीजेपी या जेडीएस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही जाती है, तो जनता खुद ये देख रही है कि कर्नाटक की सरकार आखिर क्या काम कर रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है विवेक, आपने कहा कि मतभेद और मनभेद क्या अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं? मतभेद तो ठीक हुए, क्या मनभेद भी पूरी तरह से दुरुस्त हुए? तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक और हमें तस्वीर ये समझनी चाहिए कि आने वाले वक्त में यहाँ पर बाकायदा एक डिमांड ये की जा रही है कि जो कैबिनेट का विस्तार है वो किया जाए, लेकिन कैबिनेट का अगर विस्तार होता है तो उसमें बहुत सी चीजें बदली जाएंगी, और यही कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को नजर आता है। खासतौर से सिद्धारमैया बार बार एक तरफ ये कहते हैं कि अगर हमें ये पूरा परिवर्तन किया जाएगा, आलाकमान अगर उससे पूरी तरह से मंजूरी देता है तो मौजूदा इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनको पूरा कार्यकाल अपना करना पड़ेगा, लेकिन जो अब ये कहा जाए जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला है उसमें दोनों ही अलग अलग पक्षों की तरफ से जो समर्थक है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि फिलहाल माना जा रहा है कि जो अभी खासतौर से कैबिनेट का विस्तार या प्रारूप चेंज, मुझे लगता है कि आप ये बात बिल्कुल सही कह रही है नैना, आपकी कैबिनेट का जो प्रारूप चेंज होना है उसमें हो सकता है डीके शिव कुमार की ताकत को और बढ़ा जाए, उनके गुट के विधायकों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि फायदा जो है वो डीके शिव कुमार को हो, उनके मंत्रिमंडल में उनकी पैठ ज्यादा रहे। ये कोशिश होगी या फिर इसी बात पर डील हुई होगी? इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन एक और बात हमें यह भी जानना चाहिए, अपने दर्शकों को बता दें कि इस बीच बार बार जो आलाकमान का जिक्र करते हुए हाल ही में बातचीत हुई थी कि आलाकमान से मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा गया, और कई मीडिया के अंदर खानों से यह भी सूत्रों के हवाले से खबर पता चली कि कई बार राहुल गांधी से भी मुलाकात का वक्त मांगा गया, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से बस एक रिप्लाई आया कि आई विल कॉल यू बैक। इसके अलावा अभी तक और भी कोई भी ऐसी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। राहुल गांधी या फिर कांग्रेस आलाकमान अगर तमाम नेताओं की बात करें तो फिलहाल मुलाकात के लिए भी अभी रोका गया है, क्योंकि यह भी माना जा रहा था कि इस पूरी जद्दोजहद के बीच, एक असमंजस की स्थिति के बीच में कर्नाटक का जो रास्ता है वो जल्दी से दिल्ली तक पहुंच जाए, लेकिन दिल्ली में चूंकि संसद का सत्र चल रहा है और मौजूदा स्थिति में विपक्ष ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कर्नाटक का जो कियोस्क है वो इस मौजूदा सत्र में भी कुछ इंपैक्ट करे या फिर यहाँ की रणनीति वहां पर भी कुछ इंपैक्ट करे। तो फिलहाल इसीलिए अभी थोड़ा सा रोका जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि स्थिति तब तक जब तक मुलाकात नहीं हो जाती आलाकमान की तरफ से, जब तक आलाकमान के साथ में 2.5 साल वाला फॉर्मूला जब 2023 में तय हुआ था उसको लेकर जो अभी कंफ्यूजन है वो जब तक क्लियर नहीं हो जाता, अभी हमें सोचना चाहिए कि हाँ फिलहाल तो अभी स्थिति ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश मुझे लगता है कि अभी एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि डीके शिव कुमार को आश्वासन दिया गया होगा कि विंटर सेशन एक बार ओवर हो जाए, फिर उसके बाद बैठकर बातचीत करेंगे और इस पर कोई रास्ता निकालेंगे। इसलिए डीके शिव कुमार फिलहाल वापस कर्नाटक लौट गए और ब्रेकफास्ट करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नैना इस बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताएं। संघ प्रमुख ने पीएम मोदी की तारीफ की है। आज विश्व मंच पर पीएम की बात सुनी जाती है। भागवत ने कहा है, उन्होंने कहा यह भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत को दिखाता है। भारत दुनिया में अपना उचित स्थान प्राप्त कर रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पुणे में आरएसएस के 100 साल पूरा होने के ऊपर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने पीएम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज विश्व मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनी जाती है और ये भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत को दिखाता है। भारत अब दुनिया में अपना उचित स्थान प्राप्त कर रहा है। आता जगामध्ये भारताच्या पंतप्रधानांना लोक ऐकतात, काय ऐकतात? आणि ही भारताची जी शक्ती ज्या ठिकाणी जेव्हा प्रकट व्हायला पाहिजे त्या ठिकाणी तेव्हा प्रकट व्हायला लागली, त्यामुळे जगाला बोध झाला। संघालाही एका ठिकाणी मला म्हटलं असेल, संघ प्रमुख के बयान की बड़ी बातें क्या रही ये भी देखते हैं। आज विश्व मंच पर पीएम की बातें सुनी जाती हैं, इसको कोट किया संघ प्रमुख ने और इस बात को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से रखा। ये भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत को भी दिखाता है। जिस तरह से अभी खबर आई कि
यूरोपीय कंट्रीज ने कहा है कि पुतिन भारत जा रहे हैं तो दिल्ली रूस यूक्रेन शांति में एक अहम भूमिका निभा सकता है। यूरोपियन कंट्रीज एक उम्मीद भरी नज़र से दिल्ली की तरफ, भारत की तरफ देख रहे हैं। मुझे लगता है शायद इस बात का जिक्र वो कर रहे होंगे, जब भारत उभरता है तो दुनिया की समस्याएं कम होती हैं, यानी कि भारत पूरी दुनिया में शांति लाने के प्रयासों में लगा रहता है। ये कहना है मोहन भागवत का। और वो कह रहे हैं कि आज विश्व मंच पर पीएम मोदी की बातें ध्यान से सुनी जाती हैं। ये भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का परिचायक है। भारत अब दुनिया में अपना उचित स्थान प्राप्त कर रहा है और जब भारत उभरता है तो दुनिया की समस्याएं, दुनिया की दिक्कतें कम होने लग जाती हैं। अलग अलग तरह से हमने देखा है कि कैसे भारत की कोशिशें रही हैं, चाहे वो कोविड-19 के दरमियान में दुनिया के कई देशों को भारत ने फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाया, जब अलग अलग देश सिर्फ अपना अपना देख रहे थे, अपनी अपनी बात कर रहे थे। लेकिन उस दरमियान भी भारत ने न सिर्फ अपने लोगों का ख्याल रखा, इस देश में कोविड-19 को लेकर वैक्सीनेशन प्रोसेस को फास्ट किया, बनाया, इंडिजिनस वैक्सीन बना और दुनिया के कई देशों में वो वैक्सीन फ्री में दिए भी गए, जिससे कि दुनिया के लोगों की जान बचाई जा सके। और एक बार फिर से जब पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं तो यूरोपियन कंट्रीज इस बात को लेकर उम्मीद जता रही हैं कि नई दिल्ली रूस यूक्रेन वॉर में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। मोदी सरकार इस युद्ध में सीजफायर के लिए, शांति प्रयासों के लिए बहुत कारगर हो सकती है, क्योंकि मोदी की बात पुतिन सुनते हैं, भारत की बात पुतिन सुनते हैं। ये बात यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से कही गई है। तो ऐसे कई वाक़ये रहे हैं जिसका जिक्र मुझे लगता है कि बैक ऑफ द माइंड रहा होगा मोहन भागवत जी के, और उनका जिक्र वो करते हुए नजर आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये वो समय है जब भारत की बात पूरे विश्व में सुनी जा रही है। ये वो समय है, ये वो भारत बन चुका है, ये वो भारत बनकर उभर रहा है जब लोग भारत की बात कर रहे हैं, भारत की बात सुन रहे हैं, भारत की बात को समझ रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में ही भारत की जो लास्ट 3 मंथ का जो जीडीपी रेशियो आया, उसने भी पूरी दुनिया को हैरान किया। फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी भारत की इकोनॉमी बनी है 8.2%, जो कि दुनिया में किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार से कहीं ज़्यादा है, इवन चाइना और बाकी कंट्री से भी। तो ये भी इसका भी जिक्र कहीं ना कहीं हुआ होगा, ये भी उनके मन में रहा होगा। तो इसलिए आज की तारीख में अगर हम मोहन भागवत जी के बयान को देखें तो कई मायनों में ये प्रासंगिक नजर आता है। हमारे साथ दृष्टि जुड़ रही है। दृष्टि, मोहन भागवत जी का इशारा किस ओर है, उभरते भारत को लेकर उनका बयान? बिल्कुल, देखिए मोहन भागवत ने जिस तरह पुणे में एक संघ की बैठक हो रही थी, उसमें जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ती ताकत के बारे में, बढ़ते वर्चस्व के बारे में और एक भारत की बढ़ती ताकत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से कहा है कि भारत अब उस स्थिति पर है जहां पर दुनिया में हर कोई भारत को सुनना चाहता है, हर कोई भारत के प्रधानमंत्री की बातों को सुनना चाहता है। आज हम उस जगह पर हैं, विश्व में उस पटल पर हैं जहां पर भारत की असली ताकत दिखाई देती है, जो होनी चाहिए थी। तो जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में व्याख्यान किया, जिस तरह उनकी बढ़ती प्रसिद्धि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बताया कि कहा कि आज भारत अपनी उसी जगह पर है जहां पर उसे होना चाहिए। यानी कि हर देश, जब भी प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बोलते हैं तो दुनिया का हर व्यक्ति उन्हें सुनना चाहता है, समझना चाहता है, क्योंकि भारत की ताकत उसके लोगों से है। और उसके लोग जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह नरेंद्र मोदी भारत को एक विकसित कंट्री बनाने में लगे हुए हैं और जिस तरह सही नीतियों पे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सही मायने में एक सेटिस्फैक्शन है, एक चीज है जो भारत को एक आगे की तरफ लेके जा रहा है। वो इन्हीं मुद्दों पर भागवत अपना बयान यहाँ पर रख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दृष्टि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार से। पटना में लालू के बंगले पर सियासी घमासान मचा हुआ है। लालू के नए बंगले पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। पटना के महुआ बाग इलाके में लालू का यह बंगला बन रहा है। बीजेपी ने कहा है करप्शन के पैसे से बंगला बना रहे हैं लालू प्रसाद यादव। तो बिहार में लालू यादव को के नए बंगले को लेकर सियासत गरमा रही है और बीजेपी के तेवर जो है वो कड़े हो गए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लालू यादव का महुआ बाग में बन रहा नया बंगला लूट खसोट के पैसे से बन रहा है। ये वही तस्वीर ये वही घर है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने का आदेश दिया गया। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगला आवंटित किया है। तो आपको बता दें
लेकिन अब नए बंगले को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तो लालू यादव पर बीजेपी ने एलिगेशन का जो लगाए हैं वो देख लेते हैं एक बार। लालू पर लूट खसोट का आरोप बीजेपी लगा रही है। कह रहे हैं करप्शन के पैसे से यह बंगला बनवाया जा रहा है। पटना के महुआ बाग इलाके में निर्माण हो रहा है। 1.5 साल से इस घर पर, इस बंगले पर, जिस बंगले की तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पर काम चल रहा है। इसमें 8 बेडरूम है, एक बड़ा ड्राइंग हॉल है, गेस्ट रूम है, फैमिली लाउंज है, पूजा घर है। मतलब एक जैसा डुप्लेक्स जिस तरह का होता है उस तरह से अलग से स्टाफ क्वार्टर भी बनाया गया है और पटना के महुआ बाग इलाके में इस घर का निर्माण किया जा रहा है। और इसी को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है और कह रही है कि यह बंगला करप्शन के पैसे से बनाया जा रहा है। सीधे चलते हैं न्यूज रूम। हमारे सहयोगी ऋतु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। ऋतु, ये पूरा मैटर क्या है? इस घर को लेकर क्यों विवाद है? ये बंगला इस वक्त विवाद की वजह है विवेक, और बंगला इसलिए क्योंकि बीजेपी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि करप्शन के पैसे से, झूठ खसोट के पैसे से ये बंगला खड़ा किया गया है। ये जो आलीशान बंगला, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें डुप्लेक्स वाली सारी फैसिलिटीज दी गई है और साथ ही साथ लालू परिवार जो है, जो करप्शन का पैसा जो कहा जाए, इस पैसे को सफेद करने के लिए, व्हाइट करने के लिए इस बंगले पर लगाया गया। और ये जो बंगला है महुआ बाग इलाके में बना हुआ है, 8 बेडरूम्स इसमें है, एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम बताया जा रहा है। पूरी तरीके से जो इसका डिजाइन किया गया है, इंटीरियर जो किया गया है, वो एक आलीशान बंगले का प्रारूप देने की तरह किया गया है और महुआ बाग में स्थित है। ये बिल्कुल पॉश इलाका है महुआ बाग का, और ऐसे में लालू परिवार के इस बंगले को लेकर के पूरी तरीके से बीजेपी जो है अब सवाल खड़े कर रही है आरजेडी पर और लालू परिवार पर। कह रही है कि जिस तरीके से पैसे खाए हैं, जनता का पैसा किस तरीके से लूटा है, वो लूटा हुआ पैसा ही, वो लूट खसोट का पैसा ही इस बंगले पर पूरी तरीके से लगाया गया है। ठीक है ऋतु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।